भारत के एक अपीलीय ट्रिब्यूनल ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को भ्रष्टाचार का दोषी पाया है। फैसले के मुताबिक चंदा ने वीडियोकॉन ग्रुप को 300 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया और बदले में 64 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, वो भी अपने पति दीपक कोचर की कंपनी के जरिए। वो कंपनी जो खुद वीडियोकॉन से जुड़ी थी। ये घोटाला ऐसे समय हुआ जब चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की टॉप पोजीशन पर थी। एक समय था जब चंदा कोचर को भारत की सबसे ताकतवर महिला माना जाता था। बैंकिंग सेक्टर की क्रांति, महिला नेतृत्व की मिसाल और नैतिकता का पाठ पढ़ाती एक आदर्श मां। लेकिन आज वही चंदा कोचर कारपोरेट भ्रष्टाचार का चेहरा बन गई हैं। जो आदर्श थी वो अब नैतिक पतन का प्रतीक बन गई हैं। नमस्कार, तथ्यपत्र में आज हम बात करेंगे उस प्रकरण की जिसने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की जड़ों को हिला दिया। चंदा कोचर केस सिर्फ एक व्यक्ति का नैतिक पतन नहीं, बल्कि कॉरपोरेट गवर्नेंस, बैंकिंग तंत्र और नैतिक मूल्य के संकट की परतें खोलता उदाहरण है। चंदा कोचर यानी वो नाम जिसे फोर्ब्स की सूची में जगह मिली, जिसे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने सराहा, जिसे भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा। मगर वही चंदा कोचर आज आईसीआईसीआई बैंक घोटाले की आरोपी हैं। बात सिर्फ एक लोन की नहीं है, ये बात उस नैतिकता की है जो उन्होंने अपनी बेटी को एक खुले पत्र में सिखाई थी। वर्क हार्ड, डोंट टेक शॉर्टकट्स। आज उनके वही शब्द एक विडंबना बन चुके हैं। ये घोटाला सिर्फ एक व्यक्ति की गिरावट नहीं है, ये बताता है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में संस्थागत नैतिकता कितनी कमजोर हो चुकी है। जब देश के शीर्ष निजी बैंक के शीर्ष पदों पर इस तरह का भ्रष्टाचार सामने आता है तो पूरा तंत्र ही शक के घेरे में आ जाता है और यही सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे बैंक, चाहे वो सरकारी हों या निजी, किसी दबाव में काम कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि भारत के बैंकिंग सेक्टर में अघोषित पूंजी का किस तरह प्रयोग होता है? कैसे राजनीति और अपराध के गठजोड़ से यह पैसा बैंकों की रीढ़ तोड़ देता है, व्यवस्था को बिठा देता है। बैंकिंग तंत्र में दरारें नई बात नहीं है। 1983 के बाद देश में अपराध और राजनीति का गठबंधन बढ़ा, महसूस किया गया, इस पर काफी लिखा गया और यह भी पता चला कि इसके पीछे जो तंत्र है वो काले धन से चलता है। ये पैसा टैक्स हेवन देशों में सफेद बनाया जाता है और फिर भारत लौटता है। पूरा एक चक्र है, एक वैध व्यवसाय की शक्ल में। आईसीआईसीआई बैंक जैसे निजी बैंकों में भी बोर्ड और प्रबंधन में पारदर्शिता की भारी कमी देखी गई है और इस कमी का कारण है राजनीति और कॉरपोरेट दबाव और इसके साथ ही जवाबदेही का अभाव। स्वतंत्रता के बाद से करीब 30 से ज्यादा समितियों और आयोगों ने काले धन पर रिपोर्ट दी है। उदाहरण के तौर पर 1970 में के.एन. वांचू समिति बनाई गई। इस समिति की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कैलाशनाथ वांचू ने की थी। 1971 में वांचू समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट जब जारी की तो समिति द्वारा कई सुधारों के साथ उच्च मूल्य के नोटों को अमान्य करने की यानी डीमोनेटाइजेशन की सिफारिश उस समय भी की गई थी। कह सकते हैं कि नोटबंदी का आइडिया आया तो था, भले इस रूप में नहीं, मगर सिफारिश उस समय भी आई थी। और उस समय के वित्त मंत्री वाई.बी. चव्हाण ने जब इंदिरा गांधी से स्वीकृति के लिए ये फाइल आगे बढ़ाई, वो स्वीकृति लेने गए तो इंदिरा गांधी का एक ही सवाल था उनसे, चव्हाण जी, क्या कांग्रेस पार्टी को फिर से चुनाव नहीं लड़ना है? स्पष्ट था कि इंदिरा गांधी ये कहना चाह रही थी कि यदि नोटबंदी लागू हुई तो उसके राजनीतिक परिणाम भारी पड़ सकते हैं और उन राजनीतिक परिणामों की वजह से ये सिफारिश तुरंत किनारे रख दी गई। आयोग ने नगद लेन देन को नियंत्रित करने का भी सुझाव दिया था, लेकिन ऐसा भी तब हो नहीं पाया। 1993 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब वोहरा समिति गठित की गई थी। तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव एन वोहरा इस समिति के अध्यक्ष थे। समिति में भारतीय खुफिया एजेंसी यानी रॉ, सीबीआई और गृह मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल थे। वोहरा समिति ने नेताओं, अपराधियों और नौकरशाहों के गठजोड़ के बारे में बहुत सारी जानकारी सरकार को दी थी। इसके समाधान के लिए कई सिफारिशें भी की थी, लेकिन इस समिति की रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया।
2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी, इसका मकसद भी काले धन की जांच करना ही था। सरकार ने भी जब तक बहुत प्रयास किए, जनधन योजना, आधार लिंकिंग और यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने की लगातार कोशिशें, ताकि नगद लेन देन और काले धन पर लगाम लगाई जा सके। एक दशक में बहुत काम हुआ। पिछले एक दशक में जैसे जैसे डिजिटल इकोनॉमी मजबूत हुई, कुछ राज्यों में आज यूपीआई और डिजिटल भुगतान के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। भोली भाली जनता को यह बताया जाने लगा है कि डिजिटल पेमेंट से उन पर टैक्स की मार पड़ेगी, जबकि सच यह है कि इसी डिजिटल ट्रैकिंग से काले धन पर लगाम लगती है। ये राजनीतिक विरोध के चलते जानबूझकर फैलाई जा रही आर्थिक भ्रांतियों का हिस्सा है। मीडिया भी शायद इसमें कभी कभी गाहे बगाहे, जाने अनजाने हिस्सा बन जाता है। अगर हमें वाकई नैतिकता की वापसी चाहिए तो सिर्फ भाषणों से नहीं, व्यवस्थागत बदलावों से ये बात बनेगी। और इसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार करना होगा। बोर्ड और प्रबंधन की नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। कानूनी सख्ती की भी बात है। रिश्वत और गलत ऋण वितरण, यानी लोन जब तब जिस मर्जी को देना, इनके लिए कठोर दंड और तेजी से न्यायिक प्रक्रिया चलाने की जरूरत है। तीसरी बात डिजिटल निगरानी की है। फिनटेक सॉल्यूशंस और ट्रैकिंग सिस्टम से बड़े घोटालों को पहले ही पकड़ा जा सकता है। आज ये तकनीकें उपलब्ध हैं। और चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात, नैतिक नेतृत्व। ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो न सिर्फ व्यावसायिक तौर पर सक्षम हों, बल्कि निष्ठावान भी हों, आदर्श भी हों, छवि और आचरण में अंतर ना हो। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चंदा कोचर दोषी हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या हम ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो चंदा कोचर जैसे मामलों को पैदा ही ना होने दे। यही है असली नैतिकता की पुनर्स्थापना। एक ऐसी व्यवस्था जहां धन से पहले चरित्र की जांच हो, पारदर्शिता दिखाई दे, जहां संस्था सिर्फ नियमों से नहीं, मूल्यों और सिद्धांतों से भी चले। भारत की आर्थिक आत्मा तभी सुरक्षित रहेगी जब उसकी बैंकिंग व्यवस्था केवल मुनाफे से, केवल प्रॉफिट से नहीं, बल्कि पारदर्शिता और निष्ठा से संचालित हो। वरना हर नया घोटाला एक और भरोसा तोड़ेगा। तथ्यपत्र में आज इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और नए मुद्दे के साथ।